हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट अपने कर चुके हैं और दोस्तों इन सभी प्रैक्टिस सेट में हम लोग टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण या क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप लोगों को पीडीएफ फाइल का लिंक मिलेगा। उस पीडीएफ फाइल के लिंक में क्लिक करके आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, तो अगर आपने इससे पहले हमारे सभी प्रैक्टिस सेट मतलब 14 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी सेक्शन में आप सभी को वह प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर करिए क्योंकि इन सभी प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और यह हमारे क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट्स नहीं किए हैं तो उनको ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, आज के हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर सी हमारा अनुच्छेद 312 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 143। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 143 के माध्यम से हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। और दोस्तों, बाकी बचे ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद हमारा जो यह 123 है दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति हमारे अध्यादेश जारी कर सकते हैं और इस अध्यादेश की अवधि जो होती है वो हमारा 6 महीने और 6 सप्ताह की होती है दोस्तों। और अनुच्छेद 352 में हमारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवाएं मतलब जो हमारी यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, इन मतलब जैसे अगर इनको एक्सटेंड करना है, कोई नई परीक्षा यूपीएससी में लानी है दोस्तों, तो वह राज्यसभा के मेंबर्स ही कर सकते हैं अनुच्छेद 312 के माध्यम से। और अनुच्छेद 143 में हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श लेते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा पहला क्वेश्चन। अगले प्रश्न में अब चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 138, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 139, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 137 या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 143। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी अनुच्छेद 137 के माध्यम से करते हैं। और अनुच्छेद 143 में हमारा राष्ट्रपति जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है यह हमारा परामर्शदात्री न्यायालय है। और दोस्तों, यह व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा परामर्शदात्री न्यायालय है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 141, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अनुच्छेद 142, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 143 या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी अनुच्छेद 144। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 141 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी हमारा अनुच्छेद 226 या फिर हमारा अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 368। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32। इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट जो होता है वह हमारा 5 तरह की रिट जारी करता है दोस्तों, मौलिक अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए। और दोस्तों, जो अनुच्छेद हमारा 226 है इसमें हमारा जो हाई कोर्ट होता है यह 5 तरह की रिट ये भी जारी करता है। लेकिन अनुच्छेद 32 में हमारा जो है यह सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 में हमारा हाई कोर्ट रिट जारी करता है। और दोस्तों, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया और यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से ली है मतलब कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है। तो दोस्तों, इतने फैक्ट्स आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर हमारा 5वां है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 231,
ऑप्शन नंबर बी हमारा अनुच्छेद 233, ऑप्शन नंबर हमारा सी है अनुच्छेद 131, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा अनुच्छेद 143। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय मतलब कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं दोस्तों, इनका वर्णन अनुच्छेद 233 में किया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर बी हमारा अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर हमारा सी है अनुच्छेद 245, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 326। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 245 इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अनुच्छेद 32 में अभी बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है यह 5 तरह के रिट जारी करता है, और दोस्तों ये पांचों रिट हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 245, अगले ऑप्शन से हमारे ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 246, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 247, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 248। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत यह बताया गया कि जो हमारी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो हमारी केंद्र के पास मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और दोस्तों यह व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली है। और दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ उसको बोलते हैं जो हमारे संघ सूची, राज्य सूची और जो सेंट्रल सूची मतलब केंद्रीय सूची इन सभी में ना हो दोस्तों, उसको हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, जो कि हमारे अनुच्छेद 248 में वर्णन किया गया है कि यह हमारी केंद्र के पास होती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 251, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 252, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 253, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 254। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्यसभा उन सभी राज्यों के अंदर कानून बना सकती है जो अनुरोध करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 115, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 116, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 226, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 249। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 249 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी है, इसमें जो हमारा हाई कोर्ट होता है यह 5 तरह की रिट जारी करता है, जो भी अभी आपको ऊपर बताया जा चुका है। और दोस्तों यह पांचों रिट हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है, यह भी आपको बताया जा चुका है। प्रश्न नंबर हमारा 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 252, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 253। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारे बिल्कुल सही उत्तर हुआ है ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है कि अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए जो हमारी राज्यसभा होती है, ये हमारी स्टेट लिस्ट मतलब कि जो हमारी राज्य सूची होती है दोस्तों, इसके विषय में कानून बना सकती है हमारी राज्यसभा। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के लिए गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद हमारा 32, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 75, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 356। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75 इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया, अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 75 में हमारे प्रधानमंत्री के पद के बारे में भी वर्णन किया गया। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है दोस्तों। और अनुच्छेद जो हमारा 26 है यह हमारा फंडामेंटल राइट मतलब कि मौलिक अधिकार का भाग है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो मौलिक अधिकार है वह अनुच्छेद हमारा 12 से 35 तक उसका वर्णन किया गया है भाग 3 में। और जो हमारा फंडामेंटल राइट है इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इतने फैक्ट आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा अनुच्छेद
79। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा अनुच्छेद 76। महान्यायवादी मतलब कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। दोस्तों जो हमारा अनुच्छेद 53 है इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है यह बताया गया है। अनुच्छेद 63 में हमारे उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी मतलब कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं दोस्तों इनकी नियुक्ति मतलब कि इनका पद अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया। और दोस्तों जो हमारा अनुच्छेद 79 है इसमें संसद का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इतने फैक्ट आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर हमारा 13 है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 82, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 83 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85 वर्णन करता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो हमारे बाकी ऑप्शन है जैसे ऑप्शन नंबर हमारा ए है अनुच्छेद 81 में, इसमें हमारा लोकसभा का वर्णन किया गया क्योंकि अनुच्छेद 79 में तो संसद का वर्णन है। अनुच्छेद 80 में दोस्तों राज्यसभा का वर्णन किया गया और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। अगले हमारे जो हैं अनुच्छेद 82 दोस्तों ये भी हमारा संसद के से जुड़ा अनुच्छेद है और अनुच्छेद 82 में परिसीमन की बात कही गई है। दोस्तों इसमें यह बात की गई है कि वर्ष 2006 तक 2026 तक जो हमारी लोकसभा की सीट रहेंगी वह यथावत रहेंगी। और दोस्तों अनुच्छेद 85 में हमारा 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए यह बताया गया है। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 95, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 365। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 85 में 3 तरह की चीज़ बताई गई कि सत्र, सत्रावसान और जो विघटन है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ जो बताई गई है कि जो लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा यह भी बताया गया है। और जो तीसरी चीज़ बताई गई है वह है कि अगर प्रधानमंत्री की सलाह पर अगर प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि लोकसभा को भंग करना चाहिए तो मतलब कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को दोस्तों भंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यह तीन चीज़ आपको याद रखनी है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 106, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर हमारा सी है अनुच्छेद 110 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 112। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया क्योंकि जो हमारा अनुच्छेद 110 है इसमें दोस्तों धन विधेयक के बारे में बताया गया है जो कि हमारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष ही बताते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्णय हमारे लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। अगले प्रश्न में अब चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 16 है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 105, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 110 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 108 में हमने संयुक्त अधिवेशन के बारे में पढ़ा है और अनुच्छेद 85 में अभी हम लोग जान ही लिए हैं। इसमें 3 चीज़ों का वर्णन है जो अभी आपको ऊपर बताया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यह फैक्ट आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर हमारा 17 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? जो अभी हम ऊपर पढ़े हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 103, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 109, अगले ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 110 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 124। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया। और दोस्तों अनुच्छेद 124 में हमारा सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद जो हमारा 125 है दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश के वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 137 में हमारा न्यायिक पुनरावलोकन को बताया गया दोस्तों। और जो हमारा अनुच्छेद 143 है इसमें यह बताया गया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है यह परामर्शदत्ती
सॉरी 143 है, इसमें यह बताया गया 143 ही है, अनुच्छेद 143 में यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट हमारा परामर्शदात्री न्यायालय है दोस्तों। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 112 का 29, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 146 का भाग 3, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 148 का भाग 6, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि जो उपर्युक्त सभी है, मतलब कि अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146 का भाग 3 या फिर अनुच्छेद 148 का भाग 6, यह सभी संचित निधि से संबंधित है। और दोस्तों जो संचित निधि है, इस पे जो कंट्रोल होता है वह हमारी संसद का होता है। और अगर हमें अनिवार्य जैसे अगर संचित निधि से पैसे निकालना है तो उसके लिए विधेयक पारित करना पड़ता है, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो दोस्तों उसके लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है, जो कि हमारा अनुच्छेद 114 में बताया गया है। तो दोस्तों यह फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगले प्रश्न में अब चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर हमारा सी है अनुच्छेद 123, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 124 का 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हमारा जो सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं जिनकी अवधि होती है 6 महीने और 6 वीक। यह अवधि राष्ट्रपति के अध्यादेश की होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 256, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 151, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 124, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अनुच्छेद 111। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 124, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा अनुच्छेद 54, या फिर ऑप्शन नंबर हमारा डी है अनुच्छेद 53। तो दोस्तों सॉरी अनुच्छेद 32। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं वो 5 तरह के रिट जारी करते हैं, जो अभी आपको बताया गया, और यह व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है दोस्तों। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। इसमें सभी राज्यों के जो हमारे निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा के वो चुने जाते हैं, और साथ ही साथ में दिल्ली और जो पुदुचेरी है यूनियन टेरिटरी, इनके भी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों। इसमें मनोनीत सदस्य और जो हमारे दोस्तों विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो दोस्तों अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया, यह फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। अगले प्रश्न में अब चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 33 से 46 तक, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 34 से 48 तक, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 36 से 51 तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 37 से 52 तक। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, और यह हमारा भाग 4 में इसका वर्णन किया गया था, और इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो दोस्तों यह फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगले प्रश्न में अब चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 23 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर हमारा सी है अनुच्छेद 49, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित की गई है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 37, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 40। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है, जो कि हमारा ये डीपीएसपी का ही एक अनुच्छेद है दोस्तों। तो हमारा जो
डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। दोस्तों अभी आपको बताया जा चुका है। और अनुच्छेद 51 में हमारा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बारे में बताया गया है। ये भी हमारा डीपीएसपी का ही एक अनुच्छेद है। तो दोस्तों ये फैक्ट आपको याद रखना है। और दोस्तों आज के वीडियो का हमारे यहाँ अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29 का बी, या फिर हमारा आखिरी ऑप्शन है अनुच्छेद 39 का सी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी अनुच्छेद 51 के ए में, और जो कि हमारा भाग 4 के का में हमने हमारे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। और दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य का अवधारणा हमने रूस के संविधान से ली है। और दोस्तों इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति का बेहद ही जरूरी हाथ था। और दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे। और इस संविधान संशोधन को हमने 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 से शामिल किया है हमारे दोस्तों संविधान में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 का ए हो जाएगा। तो दोस्तों यह थे आज के हमारे टॉप 25 पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करा करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया करिए और उनसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कराया करिए और लाइक शेयर भी आप भी किया करिए। तो दोस्तों अगर आप इससे पहले हमारा 14 प्रैक्टिस सेट नहीं किया दोस्तों तो उनको ज़रूर करिए। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पॉलिटी सेक्शन में आपको सभी प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ में थ्योरी क्लास मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़रूर किया करिए और आज के प्रैक्टिस सेट का स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।